गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका कोच HC श्रीवास्तव सर फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का सब्जेक्ट ये है, क्योंकि इंग्लिश में सारे टेंसेज हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कि जो भी हम ट्रांसलेशन सीखते हैं उसके इसेंशियल क्या है, ज़रूरी चीज़ें क्या है। ये वीडियो 2 या 3 भाग में होने वाला है, तो आप इसको, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हर अल्टरनेट डे में 9:30 बजे इस चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा। पहले दिन में अगर आप इंग्लिश देख रहे हैं तो अगले दिन में 10th क्लास का फिजिक्स का, इलेक्ट्रिकल का वीडियो होगा, उसके अगले दिन फिर इंग्लिश का वीडियो होगा। और उस इंग्लिश वाले में सीरीज चल रहा है 0 से हीरो सीरीज, दैट इज़ ट्रांसलेशन वर्सन। ठीक है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांसलेशन करते समय उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, क्या हमें सीखना है। तो सबसे पहली गलती जो हम हिंदी भाषी लोग करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय जो भी हिंदी के शब्द हैं उसका लिटरली अंग्रेजी का वर्ड लिख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर आपको, तो मैं बोलूँगा कि बल्ब जल रहा है, हम लोग यही कहते हैं हिंदी में। तो जो नए लोग होंगे जिनको अंग्रेजी का ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, या जो हमारे चैनल पर नहीं देखे होंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि बल्ब इज बर्निंग। ठीक है बच्चों, जबकि ये लिटरल इंग्लिश तो सही है, लिटरल में तो दिक्कत नहीं है, लिटरली हम सही बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश क्या होगा? तो द बल्ब इज ग्लोइंग। ठीक है, बल्ब इज ग्लोइंग। ठीक है। सूरज चमक रहा है, तो सूरज चमक रहा है, इसका बोलेंगे सन इज शाइनिंग। ठीक है। तो इस तरह से हम उसका क्या करते हैं, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन करने में ये कभी कभी जो है बिल्कुल रिडिकुलस हो जाता है, हास्यास्पद हो जाता है, या अर्थहीन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें थॉट कंटेंट को सोचना है कि वो कहना क्या चाहते हैं, और उसी को अगर अंग्रेजी में कहना चाहते होंगे, अगर अंग्रेजी में कहें तो एक अंग्रेज जो है वो कैसे कहेगा, वो हम सीख पाएंगे। तो हमें ट्रांसलेशन करना चाहिए जिस तरह से कि अंग्रेज उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को, उस परिस्थिति को वो बताएंगे। ठीक है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है। मुहावरों का, अलंकारिक भाषा का, जिसको फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, इसका भी अनुवाद करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी अंग्रेजी में, जैसा कि बोलते हैं ना कि जैसे कोई औरत गहना पहन लेती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो वैसे ही अगर हम अपनी भाषा में अलंकारों का, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, मतलब इडियम्स का, फिगर्स का अगर प्रयोग करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, तो वो भाषा जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमें अक्षरशः, शब्दशः ट्रांसलेशन करने से बचना है। एक दो और उदाहरण लेते हैं। जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया हुआ है कि मैं भी चुनाव के मैदान में खड़ा हूँ। हिंदी में नॉर्मली हम यही कहते हैं कि मैं भी चुनाव के मैदान में खड़ा हूँ को उसका लिटरल अगर इंग्लिश बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, I too am standing in the election field। ठीक है, चुनाव के मैदान, दैट इज इलेक्शन फील्ड। ठीक है बच्चों, चुनाव का मैदान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इलेक्शन फील्ड। जबकि इलेक्शन फील्ड जो है ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, स्टैंडिंग भी सही नहीं है। तो इसके लिए करेक्ट इंग्लिश क्या होगा, ये ऐसे अगर ट्रांसलेट करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। और करेक्ट इंग्लिश क्या होगा, तो करेक्ट इंग्लिश हमने किया है कि I too am contesting। कंटेस्टिंग मतलब चुनाव में खड़ा होना, इन द इलेक्शन। इलेक्शन मतलब चुनाव हो गया, कंटेस्टिंग मतलब हम जो है दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कौन जीतेगा ये भविष्य बताएगा। ठीक है, तो ये सेंस हमारा। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, कल 4 बजे बिजली चली गई थी। तो इसका लिटरल अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वेंट एट 4 o'clock स्टार्ट है, तो ये भी गलत होगा बच्चों। इसका सही क्या होगा, द इलेक्ट्रिक सप्लाई
फेल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल्ड एट 4 o'clock स्टार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश भाषा में नॉर्मली 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी, और इसके प्रयोग में हिंदी में कठिनाई इसलिए होती है कि इसके लिए हिंदी में कोई व्यवस्था ही नहीं है, हिंदी में कोई आर्टिकल का प्रयोजन नहीं होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो आगे हम सिंटेक्स वाले पोर्शन में ये भी सिखाएंगे आपको। तीसरा पॉइंट है प्रीपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रीपोजिशन का। हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में आता है जबकि अंग्रेजी में पहले आता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि राम कमरे में है, में है तो ये कमरे के बाद आ रहा है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो राम इज़ इन द रूम, इन पहले आ गया और द रूम बाद में आया, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे पीछे वाला सिस्टम आपको याद रखना है। हिंदी में पोस्ट पोजीशन जैसे से है, को है के कारण अनुवाद करते समय अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में से के लिए अंग्रेजी में ढेर सारे शब्द हैं, बाई है, विथ है, फ्रॉम है, फॉर है, सिंस है, और कुछ जगह तो ऐसा होता है जिसमें जीरो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, मतलब वहाँ कोई प्रीपोजिशन अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय नहीं करते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वह छत से गिर गया, ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, ही फेल फ्रॉम द रूफ। अब यहाँ ये जो से है, ये से, इसके लिए हमने क्या यूज किया, फ्रॉम यूज किया, ठीक है। 2 घंटे से वर्षा हो रही है, अब इस से के लिए हमने क्या यूज किया, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ से के लिए हमने क्या यूज किया, फॉर यूज किया। अगला देते हैं, वह 10 बजे से पढ़ रही है, यहाँ से है, इसका हमने अंग्रेजी करते समय क्या किया, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock, तो यहाँ से के लिए सिंस हमने यूज किया। अगले सेंटेंस में देखें, तुम देर से आए, यहाँ से के प्रयोग के लिए हमने क्या किया, यू केम लेट, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया, तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो प्रीपोजिशन, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान रखना होगा कि जहाँ को के लिए ज़ीरो प्रीपोजिशन आता है, इसी प्रकार ध्यान रखना है कि को के लिए भी ज़ीरो प्रीपोजिशन आता है, को के लिए भी क्या होता है, ज़ीरो प्रीपोजिशन आता है। वहाँ टू का प्रयोग न करें, ठीक है। जहाँ को के लिए ज़ीरो प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, जहाँ को के लिए ज़ीरो प्रीपोजिशन आता है वहाँ टू का प्रयोग नहीं करना है हमें। जैसे मैंने अपने अध्यापक को बताया, यहाँ पे को अध्यापक को बताया, लेकिन अंग्रेजी जब ट्रांसलेट करेंगे तो आई टोल्ड माई टीचर, ठीक है, इसमें कोई प्रीपोजिशन अंग्रेजी में नहीं लगाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे ज़ीरो प्रीपोजिशन। लोगों ने चोर को पीटा, चोर को पीटा, तो द पीपल बीट द थीफ, बीट द थीफ, यहाँ पे भी ज़ीरो प्रीपोजिशन है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा एडवर्बियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग करते समय अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसके लिए हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पेज क्या, अगले पेज में हम कुछ एडवर्बियल लिखे हुए हैं और इसका एग्जैक्ट कहाँ यूज करेंगे, उसका क्या हिंदी होगा, उसको हम लिखे हैं। इसको समझ लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद करके रखिए और इसी के हिसाब से आप अंग्रेजी में प्रयोग करिए। जैसे देयरफॉर है, देयरफॉर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो देयरफॉर का प्रयोग करते हैं इसलिए, ठीक है। जनरली का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जनरली का प्रयोग करते हैं साधारणतया में। टैटाल, नॉट एट ऑल को हिंदी में क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं का यूज करना वहाँ पे क्या करेंगे, नॉट एट ऑल। अगला है ऑल द सेम, कहते हैं ना कि ये काम हो गया तो भी ये काम करना, मतलब इसके बावजूद भी, तो ऐसी स्थिति आती है तो हम कहेंगे ऑल द सेम। नॉट विथ स्टैंडिंग, ध्यान रखना ये तीनों शब्द जो है एक साथ लिखना है, नॉट विथ स्टैंडिंग,
ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा इसके बावजूद भी। ठीक है, अगला लिखेंगे नेवरथलेस। इसका भी हिंदी होता है इसके बावजूद भी। इसका प्रयोग हम जब वाक्यों में करेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, किसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ, इसकी भी हिंदी इसके बावजूद भी होता है। जैसे हमने अभी बताया पहले कि से एक ही से के लिए कितने शब्द यूज करते हैं, तो वैसे ही अलग अलग स्थितियों में अलग अलग शब्द यूज करते हैं। एट लास्ट ये होता है अंत में। इन शॉर्ट संक्षेप में। नॉट द लीस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं। नॉट द लीस्ट बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ठीक है, रिजल्टेंट के रूप में जो भी आता है। इन द इवेंट ऑफ, ऐसा होने पे, ऐसी घटना होने पे के लिए लिखेंगे इन द इवेंट ऑफ। इवेंचुअली मतलब अंत में, अंतिम रूप से, फाइनली। ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग। फर्दर मोर इसके अलावा। और मोर ओवर इसका भी अर्थ होता है इसके अतिरिक्त। चीज़ें दोनों लगभग सेम है, बस कहाँ यूज करेंगे वो हमें समझना होगा। अगला है एट नो कॉस्ट, जो भी, चाहे जो भी हो, किसी भी दशा में नहीं। और लास्ट है ट्रूली, वास्तव में। ठीक है बच्चों, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इसमें अभी भी एसेंशियल्स में बहुत कुछ बाकी है जो हमें बताना है आप लोगों को। तो आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ जानने वाले हैं आप। ट्रांसलेशन में कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे हम आपको, आप बिल्कुल आपको मास्टर बना के छोड़ेंगे। तो आप कंटिन्यू रखिए। जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो लोग लगातार देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू, कीप टेक केयर।